हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और आज मैं आपके लिए ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसके अंदर हमने लगभग अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। उससे आपके एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और इस वीडियो को समझने में मदद मिलेगी। तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके क्या क्या रीजन्स है। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। कल मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दोनों ही क्या करते हैं, आपकी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से लिंक करने का काम करते हैं, यानी कि इंटरकनेक्शन उनके बीच में बढ़ाते हैं। जब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है तो आपका इंटरकनेक्शन भी बढ़ता है, और जब इंटरकनेक्शन बढ़ेगा तो आपकी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रैपिडली ग्रो करना चालू कर देगी। इसी इंटीग्रेशन और इसी इंटरकनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, आपका ग्लोबलाइजेशन है। जैसे जैसे आपका ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड, जैसे जैसे आपका फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आपके मार्केट का इंटीग्रेशन भी बढ़ता जाएगा, और इससे आपकी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस रैपिडली ग्रो करेगी। थ्रू द ग्लोबलाइजेशन मोर एंड मोर गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में मूव कर सकते हैं। साथ के साथ एक कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाके अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आपका रैपिड इंटीग्रेशन होता है और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसीज का क्या रोल है आपके ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार बना लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएनसी क्या है, एमएनसी प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर एमएनसी का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है। मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस। आपको पता ही है, एमएनसी उन उन प्लेसेस को, उन लोकेशंस को सर्च करती है जहाँ पर उनका प्रोडक्शन क्या हो, चीप हो। जहाँ पे उनका प्रोडक्शन क्या हो, चीप हो, यानी कि उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हमेशा यही ट्राई करती हैं कि वो उन्हीं लोकेशन को सर्च करती है जहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, कम हो, जहाँ पे लेबर चीप मिल जाए, जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर आपके पास अवेलेबल हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग। धीरे धीरे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपके एमएनसीज का इन कंट्रीज़ में क्या होता है, बढ़ता जाता है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड वहाँ पे बढ़ता है, और जिससे आपका ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता है, क्योंकि आपका ग्लोबलाइजेशन आपके फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही लिंक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, आपका एमएनसीज ही करेंगी। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, हमने पढ़ा था पिछले जो वीडियो था उसमें आया था कि इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी करती है उसे क्या कहा जाता है, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो जैसे जैसे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए एमएनसीज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें यही बात आपको याद रखनी कि एमएनसीज का रोल क्या है। जितने ज़्यादा एमएनसीज होगी उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मार्केट का इंटीग्रेशन बढ़ेगा। मार्केट का इंटीग्रेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आपका क्या होता है, इनेबल होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आपका बढ़ता है। वो फैक्टर जो आपके ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, बढ़ने पे मजबूर करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आपका ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो गुड्स की डिलीवरी है वो क्या हो जाएगी, आपकी फास्टर हो जाएगी। साथ के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पे गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी किस पे, लोअर कॉस्ट पे। किस पे, लोअर कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये आपकी किस में मदद करेगा, आपकी ग्लोबलाइजेशन को पुश करने में हेल्प करेगा। सेकेंड, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है। जितना ज़्यादा आपके इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ग्रो करेगी। इसका भी एक मेजर रोल है आपके प्रोडक्शन को स्प्रेड करने के अंदर, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने प्रोडक्शन या फिर अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा पाएंगे। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो फिर वो अपने प्रोडक्शन को वहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते। इसके लिए आपका आईटी सेक्टर जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि ग्लोबलाइजेशन वुड नॉट बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया तो आपका ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेट, थर्ड चीज़ इंटरनेट। आपको पता है आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज़ किया जाता है टू कॉन्टैक्ट वन अनदर, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ उन इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए, और वो भी किस पे, नेग्लिजिबल कॉस्ट पे। तो ये इंटरनेट जैसे जैसे इंटरनेट के अंदर भी डेवलपमेंट आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस भी रैपिडली बढ़ती जाएगी, वो पुश होता जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। पहला फैक्टर्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे आपका ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। सेकंड, आईटी सेक्टर में इंप्रूवमेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपका ग्लोबलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। थर्ड, इंटरनेट। इंटरनेट भी आपका एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको एक से दूसरी कंट्रीज़ में कनेक्शन का काम करेगा, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो सकते हो। साथ के साथ आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, वो भी कभी भी, और वो भी किस पे, एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, यानी कि बिल्कुल कम कॉस्ट पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ट्रेड बैरियर्स, व्हाई गवर्नमेंट पुट दीज बैरियर्स। ओके, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें क्यों लगाती है। रेस्ट्रिक्शन दैट आर पुट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से पुट किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपका ट्रेड बैरियर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके इम्पोर्ट्स पे अगर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने तो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड बैरियर्स कहलाएगा। अगर इम्पोर्ट पे आपका टैक्स लग गया तो आपको पता ही, अब उसको, उस गुड को इम्पोर्ट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गुड की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर क्या लग गया, टैक्स लग गया। कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, ठीक है, उसको हम देखते हैं एक बार। गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इन बैरियर्स का यूज़ करती है। टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि किस टाइप की गुड्स यहाँ पे सेल होनी चाहिए हमारी कंट्री में, कितना, ये हाउ है, HOW, ओके, हाउ मच ऑफ ईच, यानी कितना गुड्स यहाँ पे सेल होना चाहिए, यानी कितना गुड्स इंपोर्ट होना चाहिए वहाँ से, ठीक है, हमारी कंट्री में आना चाहिए। तो ये सब रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा लेती है, ताकि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स को हमारे प्रोटेक्ट किया जा सके उन फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, वो जो फॉरेन कंपटीशन बढ़ेगा, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज यहाँ आ जाएंगी तो उनका कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अचानक से, वो ह्यूज वेल्थ लेके आएंगी। तो वो अगर प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे भी बेचेंगी, यानी कि लो प्राइसेस पे भी बेचेंगी, तो भी वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे मार्केट में टिक सकेंगी। और ऑब्वियस है, जब वो नए नए मार्केट में उतरेंगी तो कोशिश यही करेंगी उस मार्केट को कैप्चर करने की। ठीक है, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को भी अपनी कॉस्ट, ओ अपनी प्राइसेस को क्या करना पड़ जाएगा, लो करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी प्राइसेस को लो नहीं करेंगे तो कस्टमर्स उनके वहाँ से शिफ्ट होकर एमएनसीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, ताकि उन गुड्स का इतना इम्पोर्ट ना हो सके और एक फेयर यहाँ पे ट्रेड चल सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट हमारे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगाती है उसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। क्यों लगाती है, ताकि रेगुलेट कर सके हमारे फॉरेन ट्रेड को, डिसाइड कर सके कि किस टाइप के गुड्स कितने यहाँ पर हमारे यहाँ पर आने चाहिए, और साथ साथ हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वो ये अचानक से फिर कंपटीशन के चक्कर में क्या बंद नहीं हो जाए। ठीक है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं था ये, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का एक ही मोटिव है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन एज इट इज़ ना बने, थोड़ा अलग बन के आए, तो आप उसका आंसर वहाँ पे फ्रेम कर सकें, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उसका आंसर वहाँ पर ऑन द स्पॉट उसको फ्रेम कर पाए। ठीक है, वो हमारा मोटिव यहाँ पर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या है लिबरलाइजेशन और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमने पढ़ा कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शंस लगाती है फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उसे ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। जब इन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाता है, इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए जो कि गवर्नमेंट ने लगाए थे, तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका लिबरलाइजेशन। क्या कहा जाता है आपका? लिबरलाइजेशन। क्या? उन बैरियर्स को रिमूव करना आपका क्या कहलाएगा? लिबरलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ आई इंडिया में, कब हुई? 1991 के अंदर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, 1991 में हमारे लिबरलाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर लागू कर दी गई थी। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? अब लिबरलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, लिबरलाइजेशन से क्या होगा? आपका फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा। अब लिबरलाइजेशन से कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इट फेल्ड, और ये ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन से क्या होगा? जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनकी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, अगर लिबरलाइज कर दिया, यानी कि बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए, तो एमएनसीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ जाएंगी, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर देंगी। उनसे कंपटीशन करते वक्त हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें उनके अकॉर्डिंग जो गुड्स की क्वालिटी है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और उनके गुड्स की क्वालिटी से मैच करना पड़ेगा, जिससे हमारे यहाँ के कंज्यूमर्स को गुड्स क्या मिलेंगे? अच्छी क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन हो चुका है। अगर वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स नहीं देंगे, तो आपके कस्टमर्स स्विच हो जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ प्राइसेस भी लो मिलेगी। क्यों? क्योंकि एमएनसीज आपकी यहाँ पर सेटअप करेंगी फैक्ट्रीज, तो वो अपनी प्राइसेस को शुरुआत में क्या रखेंगी? कम रखेंगी, ताकि वो मार्केट को ग्रेप कर सके। और वैसे बल्क में जब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, और जैसे कॉस्ट कम हो जाती है, तो प्राइस भी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से एमएनसीज अपनी क्या करती है? प्राइसेस को थोड़ी लो रखती है। तो इसलिए लोकल प्रोड्यूसर्स को उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? बेनिफिशियल है। कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री, सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी टू स्टैंड इन द मार्केट। अगर मार्केट के अंदर उन्हें खड़ा रहना है, तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ ही गया। रिमूविंग बैरियर्स, बैरियर्स को हटाना लिबरलाइजेशन आपका कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव। देखिए, कंपटीशन से परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, इस वजह से आपका ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। राइट अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो इट इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एम, अब आपके WTO का एम क्या है, यानी क्यों बनाया गया है? इसका एम एक ही है कि लिबरलाइज कर दें हम इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर दें? लिबरलाइज कर दें, यानी कि उसमें से जितने भी रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स है, उन्हें या तो कम कर दें या फिर हटाई दें पूरी तरीके से, ताकि फॉरेन ट्रेड बढ़े, फॉरेन ट्रेड बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन भी आपका बढ़े। इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। ये किसका इनिशिएटिव है? आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का इनिशिएटिव कैसे? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी हैं। अब उन्हें अपना अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है या अपनी अर्निंग बढ़ानी है, तो वो क्या करेंगी? दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके अपने प्रोडक्शन हाउसेस को सेटअप करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, जिससे उनकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे उनका मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये तभी होगा जब सामने वाली कंट्री की जो पॉलिसी हो वो क्या हो? लिबरलाइज हो, वहाँ पे बैरियर्स कम हो। ठीक है, और WTO यही चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पे आपका ट्रेड बढ़े, मार्केट बढ़े। WTO इससे रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, और साथ साथ ये भी देखता है कि ये रूल्स पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
एट प्रेजेंट ये याद रखना आपको 164 कंट्रीज अभी करंटली मेंबर्स है आपकी WTO की। WTO फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने बैरियर्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे। देखिए यहाँ पे फोर्स करता है, केवल कंपलसरी नहीं है उस कंट्री के लिए कि वो अपने बैरियर्स रिमूव करें, ये उस कंट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन WTO फोर्स करता है, उन्हें कहता है कि आप प्लीज़ बैरियर्स हटाएं ताकि ग्लोबलाइजेशन बढ़े, अब लिबरलाइजेशन की तरफ हम चलें। ठीक है, ये केवल फोर्स कर सकता है, उन्हें कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये कंट्रीज़ के लिए कि वो हटा ही दें। ठीक है, WTO केवल केवल उन्हें फोर्स करेगा। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट थे इसके बारे में जो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन सो दैट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज़ मोर फेयर? यानी कि हम ऐसा क्या करें कि कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो क्या हो, फेयर हो, अनफेयर नहीं हो। सो फर्स्ट पॉइंट, बिफोर इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री शुड बी टेकन केयर। ट्रेड बैरियर्स लगाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंटरेस्ट किस में है। क्या ट्रेड बैरियर्स लगाने से डेवलपिंग कंट्रीज़ का नुकसान है या फिर उनका फ़ायदा है। ठीक है, इसको हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी यूनिफॉर्म, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए उनको यूनिफॉर्म यानी कि एक सही तरीके से उसे फॉलो किया जा सके यूनिफॉर्म वे में, यानी बार बार उनमें चेंजेस नहीं लाएं, शॉर्ट टर्म में चेंजेस ना करें। लॉन्ग टर्म में चेंजेस हों तो फिर भी चले, पर शॉर्ट टर्म में बार बार चेंजेस आएंगे तो उससे क्या होगा, वो रूल्स और रेगुलेशन उतने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पाएंगे। थर्ड, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट किया जाए। जब आपकी एमएनसीज यहाँ आती है तो उनको उस वक्त स्मॉल प्रोड्यूसर्स को आप सपोर्ट करें ताकि उन्हें एक टाइम मिल जाए उन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स से compete करने का। ठीक है, इंश्योर दैट द डेवलप्ड कंट्री डू नॉट रिटेन ट्रेड बैरियर्स अनफेयरली। ये भी देखें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं आपकी वो जो ट्रेड बैरियर्स है उनका अनफेयरली यूज़ तो नहीं कर रही हैं। अगर गलत तरीके से यूज़ करी तो उसे हमें मेक श्योर करना है कि वो ऐसे गलत तरीके से उन बैरियर्स का यूज़ ना करें। फिफ्थ, लेबर लॉज, आपके यहाँ पर जो भी लेबर से रिलेटेड कानून बने हुए हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली है तो यानी कि वहाँ पे फेयर ट्रेड है, यानी कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन क्या है वहाँ पे, बिल्कुल कम है। लेबर लॉज आपके उस तरीके से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे आपके दे रखे हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने। अगर आपको फेयर ट्रेड चाहिए तो अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फेयर ट्रेड के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले अगर आप ट्रेड बैरियर्स लगा भी रहे हैं तो पहले देखिए वो क्या आपकी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट की तरफ है या फिर उनके रिगार्डिंग उनको नुकसान पहुंचा रही है। सेकंड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाए। थर्ड, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट किया जाए। फोर्थ, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हो चुकी कंट्रीज़ हैं कहीं वो उन बैरियर्स का अनफेयरली यूज़ तो नहीं कर रही। फिफ्थ, लेबर लॉज आपके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, क्या हो, इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो। ओके, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल्स की यहाँ पे ऑफ गलत लिखा हुआ है ये। ओके, पीपल की लाइफ पे आपके ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमोंग प्रोड्यूसर बेनिफिटेड द कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन किसको बेनिफिट करता है, कंज्यूमर्स को। कैसे करता है, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया था। कैसे करेगा, आपकी एमएनसीज अगर यहाँ पर सेटअप फैक्ट्री सेटअप करेंगी तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को उनके अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को गुड्स एक अच्छी क्वालिटी पे और चीप रेट पे मिलेगा। देयर इज़ ए ग्रेटर चॉइस, बहुत सारी चॉइस हो जाएंगी कंज्यूमर्स के लिए। हु नाउ इन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव, जो इम्प्रूव क्वालिटी हो जाएगी गुड्स की उसको इन्जॉय करेंगे, साथ के साथ लोअर प्राइसेस पे भी उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएँ। तो ये इस तरीके से वो बेनिफिट दे सकता है एक कंज्यूमर को या फिर वहाँ की लाइफ्स को। साथ के साथ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जो एमएनसीज है उसकी वजह से वहाँ पे जो गुड्स थे उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कोई लैपटॉप की कंपनी है, उसने यहाँ पे हमारे यहाँ प्लांट सेटअप किया। अब पहले लैपटॉप यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का था। ओके, ठीक है, लेकिन जब उसने इस प्लान को सेटअप किया तो अब जो आपका लैपटॉप हुआ
वो 20,000 रुपीज़ का वो सेल कर रही है। कितने का? 20,000। वो नई टेक्नोलॉजी लेके आई जिससे उनकी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। और कॉस्ट इतनी कम हो गई कि अब जो वो लैपटॉप सेल कर रही है वो कितने का कर रही है? 20,000 रुपीज़ का। अब एक बात बताइए, पहले जो 50,000 का लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो अब 20,000 का लैपटॉप अफोर्ड कर पाएंगे। यानी कि क्या पता उनके पास बजट कितने का होगा? 20,000 का हो, इसलिए वो पहले लैपटॉप नहीं ले पा रही हो, लेकिन अब वो लैपटॉप खरीद सकती हैं। तो इससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन पीपुल्स की लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है। देखिए एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ये लिखा होता, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों पर क्या इफेक्ट करता, तो यहाँ पे आंसर फिर भी सेम ही होता। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर इंडिया लिख दे तो भी रिगार्डिंग आंसर सेम ही होगा। कंज्यूमर्स को बेनिफिट तो वैसे ही मिलेगा जैसा सब जगह मिल रहा है। ठीक है, उसमें कोई एडिशनल कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसी क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के रिगार्डिंग में भी हम इसी पॉइंट्स को याद करके फ्रेम कर सकते हैं। ईजिली हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में इंडिया लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ पे भी इंडिया अगर आ जाए, तो आप उसी क्वेश्चन को फ्रेम कर दें और आंसर को डिज़ाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वर्कर्स। हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट है? पहले हमने कंज्यूमर्स के लिए यहाँ बेनिफिट पढ़ा ग्लोबलाइजेशन का, और अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? वर्कर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए। अब देखिए, पहला, जो आपकी एमएनसीज हैं वो क्या क्रिएट करेंगी? वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी बड़ी एमएनसीज की फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप होंगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी अपने आप उस सेक्टर के अंदर बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। लोकल कंपनीज हैव प्रोस्पर्ड बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं वो उन एमएनसीज को क्या प्रोवाइड करेंगी? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगी, जिससे वो कंपनीज जो आपकी लोकल कंपनीज है वो भी क्या होंगी? अपने जो प्रॉस्पर यानी कि वो भी ग्रोथ करेंगी, साथ के साथ वो भी ग्रो करेंगी। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करा रही? एमएनसीज को प्रोवाइड करा रही। उनके रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाएगी। टॉप इंडियन कंपनीज, जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो कंपटीशन से उनको भी क्या होगा? बेनिफिट होगा। देखिए जब कंपटीशन बढ़ता है तो इंसान की परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। वैसे ही कंपनीज के अंदर भी है, जब दो कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करती है तो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो उस तरीके से इंडियन कंपनीज भी अपने कंपटीशन की वजह से उनको भी बेनिफिट होगा, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेंगी। साथ के साथ कुछ इंडियन कंपनीज, जैसा आपने देख रखा है, कुछ इंडियन कंपनीज हमारी जो पहले इतनी बड़ी कंपनीज नहीं थी लेकिन आज वो एमएनसीज की तरह वर्क कर रही हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सब कैसे? कंपटीशन की वजह से इनका परफॉर्मेंस बढ़ा। साथ के साथ ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर ट्रेड करने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वर्कर्स के ऊपर भी पड़ता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया, पर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं अगले वीडियो में उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगा। हाँ, इस वीडियो की जो पीडीएफ लिंक है, ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ तो आपके, अगर आपने ये जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर ये 2-3 वीडियोस आपने पूरे तरीके से देख ली तो आपके एमसीक्यूज़ वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।